अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में खुशामदीद और मैं हूं आपके साथ फ़िज़ा रियाज। आज पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे पब्लिक से, यानी कि आपसे। टेलीफोन नंबर कुछ ही देर में हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकेंगे और उन नंबर्स पर आप कॉल करके बता सकते हैं। टॉपिक आज हमारा होगा बजट के हवाले से बात करेंगे। कल बजट पेश किया गया, हमाद अज़हर ने बजट पेश किया कौमी असम्बली में और अपोजिशन ने तनकीद की। चाहे अपोजिशन की जो बड़ी जमातें थी, उनके बड़े लीडरान थे, वो मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी अपोजिशन ने भरपूर किरदार अदा किया। अपोजिशन का नारे लगाए गए, चीनी चोर के नारे लगाए गए। इसके अलावा हुकूमत की बजट को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन ये तो रहा असम्बली का अहवाल, लेकिन इस बजट का आम आदमी पर, हम पर, पब्लिक पर क्या असर पड़ा है? क्या उम्मीद की गई थी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना ये तीसरा बजट पेश किया है। कोरोना वायरस के बायस जो सूरत हाल है वो सब जानते हैं और मईशत को इसका कितना नुकसान पहुंचा है वो भी सब जानते हैं। लेकिन इस बजट से अवाम को कितना रिलीफ मिला है या उल्टा ये बजट जो पेश किया गया कल वो अवाम के लिए जहमत बन गया है, इस पर बात करेंगे। टेलीफोन नंबर्स पर आप फ़ोन कर सकते हैं। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद होंगे नासिर नकवी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, वेलकम टू द शो। और हम सबसे पहले नासिर नकवी साहब, आपकी नज़र में आप क्या समझते हैं, कल जो हमाद अज़हर साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तीसरा बजट जो अपना पेश किया है, अवाम दोस्त था या जो कोरोना के बायस वो अपोजिशन कहती है कि छुप रहे हैं, मईशत को इन्होंने खुद बेड़ा गर्क कर दिया, 10 महीनों की कारकर्दगी सिफर रही है और अब कोरोना के पीछे छुप रहे हैं? देखिए, मैं नहीं, सारे तज्जियाकार कल से यही कुछ कह रहे हैं कि ये बजट अवाम दोस्त नहीं है, बल्कि कुछ लोगों ने तो कहा ये अवाम रोस्ट बजट है। दोस्त नहीं है, रोस्ट है कि इसमें आवाम जो है और रोस्ट हो जाएगी, उनकी परेशानियां और बढ़ जाएंगी और मामला जो है बिगड़ जाएंगे। इसलिए कि हुकूमतें जब भी बजट पेश करती हैं वो तो यही कहती हैं कि ये फलाई है, रफाई है, तरक्याती है, खुशहाली का बायस बनेगा, इससे अच्छा बजट हो नहीं सकता मौजूदा हालात में। एक हकीकत है फ़िज़ा ये कि इन मौजूदा हालात में जो बुरानी दौर है, ख़ास तौर पर कोरोना वार का दौर जो है, इसमें ये मामलात ऐसे गड़बड़ हैं कि पूरी दुनिया में हमारे मुआशी मामलात जो हैं वो बिगड़ चुके हैं और वहाँ अच्छे से अच्छा बजट पेश खुशहाली के हवाले से नहीं पेश किया जा सकता। सुपर पावर जो मुआशी तौर पर बड़ी मजबूत थी वो भी ज़मीन बोस हो चुकी हैं, उनके मामलात भी बिगड़ चुके हैं। लेकिन बात यह है कि हुकूमतें चलाने के लिए सालाना बजट पेश किया जाता है और जैसे घर का हम बजट बनाते हैं तो जो कुछ हमारे पास होता है हम उसमें रहते हुए अपना बजट बनाते हैं, यानी वसाइल में रहकर मसाइल का हल ढूंढते हैं। हुकूमतें भी यही करती हैं। लेकिन जो बजट कल आया उसमें जो अल्फाज का गोरख धंधा, ये भी हम 1947 से लेकर अब तक 72 सालों में सुनते रहे हैं कि जब हुकूमत बजट पेश करती है तो उसमें अल्फाज फिगर जो होती है वो ऊपर नीचे करके ऐसे आते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया, लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है, उस पर तहकीक शुरू होती है, उसका तज्जिए सामने आते हैं तो पता ही लगता कुछ नहीं। जैसे इस वक्त ही देखें कि खसारे का बजट है, जो एहदाफ रखा है FBR के लिए, वो एहदाफ जो है पिछले से के मुकाबले में थोड़ा सा कम है, मतलब कम कर दिया है। लेकिन जो पिछले साल एहदाफ रखा था वो भी पूरा नहीं हुआ और आप कह रहे हैं हमने नया बजट नहीं लगाया, हम कर्जे वापस कर रहे हैं। हर हुकूमत यही कहती है कि हम साबका हुक्मरानों के कर्जों का बोझ जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो हमें विरसे में मिला। तो अभी इन्होंने भी यही कहा, अभी शेख साहब ने भी यही कहा, हालांकि पहले भी वजीर खजाना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में रह चुके हैं। तो इनके सारी चीज़ें हैं। IMF दोस्त बजट है ये अवाम दोस्त बजट नहीं है। IMF ने बहुत से दबाव के साथ हमारे साथ बहुत सी शराइत मानी है। हम गरीब मुल्क हैं, हम तरक्की पजीर मुल्क हैं, हमने आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, लेकिन हम मकरूज़ हैं और मकरूज़ ममालिक जो हैं वो इसी तरह अंदाज में चलते हैं कि कहीं से थोड़ा सा कट करते हैं, कहीं कुछ चीज़ें बढ़ाते हैं। सिर्फ पाकिस्तान अकेला तो नहीं है ना, देखें जहाँ पर भी तरक्की पजीर ममालिक हैं, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो सब लेते हैं लोन, सबको कर्ज मिलता है। कब किसी को IMF की तरफ से, किसी को वर्ल्ड बैंक की तरफ से, किसी भी अमेरिका से हम लोग लेते हैं, हम लोग कर्ज लेते हैं। बहुत से ऐसे लिस्ट में ममालिक हैं जो कि कर्ज लेते हैं, वो कर्ज से ही चलती है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का तरीका ऐसा होता है कि उसको इस्तेमाल करके आपने कमाया कितना। देखिए, बात सुने, सूद पे पैसे लेके बहुत कम ताजिर ऐसे होते हैं जो कुछ तरक्की हासिल कर लेते हैं, कामयाबी हासिल कर लेते हैं। वरना आप ये देखेंगे सूद दर सूद जब चढ़ता जाता है और तरक्की पजीर ममालिक जब उसके बोझ के नीचे दबते जाते हैं, तो आप ये देखें हमारी सूरत हाल क्या है कि पाकिस्तान में हर पैदा होने वाला बच्चा जो है वो पैदाइश से पहले ही मकरूज होता है। तो अब इस मामला को ठीक करना किसने करना है? ये हुकूमतों का काम है। हम जब हुकूमत से गिला करते हैं या अपोजिशन हुकूमत पर तनकीद करती है तो उसका मतलब यही होता है हर शख्स
उसका दावा होता है कि अगर मैं होता तो मैं यूं नहीं करता, मैं यूं कर देता, और यूं नहीं तो इसको ऐसा होना चाहिए था। हम भी यहाँ बैठ के बड़ी तजावीज़ देते हैं, बड़ी बातें देते हैं, लेकिन होता ही है फिर जिस कुर्सी पे आप बैठी हैं उसके मसाइल और वसाइल कुछ और हैं। जहाँ मैं बैठा हूँ, आप मुझसे जिस अंदाज में सवाल करेंगे या अभी पब्लिक कॉल शुरू हो जाएगी, वो मुझसे बातचीत करेंगे, तो मैं जिस अंदाज में जवाब दूंगा तो मैं अपनी जिम्मेदारी पर जवाब दूंगा। तो हर नशिस्त की अपनी जिम्मेदारी होती है, हर कुर्सी की अपनी जिम्मेदारी होती है। हुकूमत की जिम्मेदारी ये है कि गुड गवर्नेंस से मामला को आगे बढ़ाए। अब जब वो कहती है कि माजी के हुक्मरान जो हैं वो चोर थे, करप्ट थे, तो एहतसाब करप्शन अपनी जगह, लेकिन आप तो ऐसा काम ना करें कि ऐसे निज़ाम आगे चलाएं जिसमें करप्शन के मौके ज़्यादा हों या एहतसाब ना हो सके या फजूल खर्ची हो सके। देखें, हुकूमत जब आई थी उसने कहा था हम एहतसाब करेंगे, हम करप्शन का खात्मा करेंगे, हम किफ़ायत शारी तो किफ़ायत शारी जो है, आप बताएं ना किफ़ायत शारी कहाँ हो रही है। हाँ। आप ये देखें, ईवान वज़ीर आज़म का जो अखराजात हैं उसमें भी इजाफा हुआ है। हालांकि आते ही जब ये लोग आए थे इक़्तिदार में तो उन्होंने किफ़ायत शारी के नाम पे वहाँ की गाय, भैंसे, मोटरसाइकिल सब कुछ बेच दिया था, सब कुछ कर दिया, जितनी गाड़ियाँ थी सब कुछ। हमें ये नहीं चाहिए। क्या अखराजात कम हो गए? अखराजात तो हर साल बढ़ाए गए, कैबिनेट डिवीज़न के भी बढ़ाए गए, ऐवान सदर के भी बढ़ाए गए, गवर्नर हाउस के भी अखराजात, हमारे मुआवनीन के अलग हैं, फिर हमारी कैबिनेट चेंज हो जाती है, कोऑर्डिनेटर्स के अलग हैं। एग्जैक्टली। एक लाइव कॉलर हमारे साथ है नकवी साहब, उनसे बात करते हैं। तारिक साहब है हमारे साथ लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे आप? कल जो बजट पेश किया गया अवाम दोस्त था, क्या पीटीआई गवर्नमेंट ने जो तीसरा बजट अपना पेश किया है, क्या हमारी पब्लिक मुतमईन है? जी फिजा, ये मैं सवाल करना चाहूँगा नासिर नकवी साहब से। मैं उनको ये बताता चलूँ कि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनको टीवी पर देखता हूँ, उनके कॉलम्स पढ़ता हूँ और उनके तज्जिए को मैं बड़ा गैर जानिबदार मानता हूं। तो इसलिए मैं ये चाह रहा हूं कि मेरे इस सवाल का वो ज़रा तफसील से जवाब दे। तो नासिर नकवी साहब, मेरी गुजारिश ये है, मैं सवाल ये करना चाहता हूं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जो बजट पेश किया गया, आम आदमी को बिल्कुल उसमें कोई भी किसी भी किस्म का रिलीफ नहीं दिया गया, जबकि रियासत मदीना के दावे बनाने के दावे तो ये मौजूदा हुकूमत की जानिब से किए जाते हैं। अब पंजाब हुकूमत किस तरह से कोई इजाफा कर सकती है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में या पेंशन में, जब वफाकी हुकूमत में नहीं किया? और पंजाब के बारे में ये है कि यहाँ पर इंतजामी अमूर, माली अमूर इतने अच्छे नहीं हैं, वफाक से भी ज़्यादा बुरा हाल है। तो आप क्या देखते हैं पंजाब का जो परसों बजट आ रहा है उसमें क्या होगा, और जो वफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ बजट पेश किया है उस पर उसके क्या असरात मुरतब होंगे आइंदा? ये जो मौजूदा आने वाला साल है, लोग कोरोना की वजह से परेशान हैं, मुख्तलिफ इदारों ने डाउन साइजिंग कर दी है, मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौतियाँ कर दी हैं, मार्केट्स और फैक्ट्रियों ने जो है वो मुलाजमीन में कमी कर दी है। तो पूरा एक साल जो अब आने वाला है मौजूदा बजट के हवाले से आप किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि जो तनख्वाहदार तबका है, जो मुलाजिम पेशा लोग हैं, उनकी कटौतियाँ भी हो रही हैं। ख़ासतौर पर निजी सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा कटौतियाँ हो रही हैं और इस मामलात में कैसे कारोबार है। लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ बड़ा दिलचस्प है कि हुकूमत ये कहती है कि आम लोगों के अखराजात भी कम हो गए हैं, वो घरों में बैठे हैं, शादियों पे जाना मना हो गया है, आपको सलामी नहीं देनी पड़ती, दूल्हा दुल्हन को आपको दावत नहीं देनी पड़ती। इसी तरह दूसरे जो मामलात हैं, अगर मर्ग के मामलात हैं तो चेहलम और स्वयं के जो हैं उस अंदाज में नहीं है, ना आप शिरकत कर रहे हैं, ना आपको आने जाने के मामलात में, क्योंकि कोरोना से आप डरे हुए हैं और हर इंसान को अपनी जान की फिक्र पड़ी है। तो वो तो कहना कि आपकी बचत हो गई है, वो कहना आपकी बचत हो गई है, आपके खर्चे कम हो गए। लेकिन मैं ये समझता हूँ, एक आम आदमी की हैसियत से, एक सफ़ेद पोश की हैसियत से मैं समझता हूँ ये ज़्यादती हुई। मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि जो छोटे ताजिर हैं उनके लिए भी कुछ इसमें नहीं मिला, आम आदमी के लिए भी कुछ नहीं मिला, और पंजाब हुकूमत भी उसी तरह दावेदार है। नकवी साहब, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था। जो मुलाजमीन है, सरकारी मुलाजमीन की ना तो तनख्वाहों में इजाफा हुआ है ना पेंशन में। गरीब आदमी से अगर हम शुरू करें तो गवर्नमेंट जॉब के लिए सब तरसते हैं कि नौकरी मिल जाए ताकि मरने के रिटायरमेंट के बाद हमें पेंशन मिलती रहे। तो ना तो पेंशन में इस साल इजाफा हुआ है, ना ही सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हुआ है। फिर इसका भी बड़ा दिलचस्प मतलब हुक्मरानों ने रास्ता ढूंढ लिया। वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट मुलाजिम तो बहुत खुशकिस्मत है, उन्हें वक्त पर पूरी तनख्वाह मिल रही है। निजी सेक्टर में तो कटौतियां हो रही हैं, तो उन्होंने उसका भी जवाब ढूंढ लिया। लेकिन हकीकत यही है, देखिए हाफिज शेख साहब जो हैं वो बड़े आलमी शोहरत याफ्ता हैं, माहिर इक़्तिसादियात हैं, माजी में भी हमारे वज़ीर ख़जाना रहे हैं, तो उनसे तवक़्क़ात बहुत थी। और ख़ास तौर पर पीटीआई का मंशूर था आम लोगों की सूरत हाल बदलने का, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, यहाँ महंगाई है, करप्शन है, लूट मार है, हम इसको बदल देंगे। वो मामला जो है वो बदला वो सब देख लिया। अनीस है चकवाल से हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। नकवी साहब, अनीस साहब है हमारे साथ चकवाल से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप ये रिक्वेस्ट है कि ये
सामने हुकूमत से ये मुतालबा है कि इतनी बेरोजगारी जो है, इसके बावजूद भी इन्होंने कोई पेंशन में इजाफा खाता खा नहीं की। जी, ठीक आप है, बिल्कुल अनीस सही साहब। कह रहे हैं कि देखिए फिजा, वो भी अगर चकवाल से फ़ोन कर रहे हैं तो उनका भी दुख वही है। पेंशन कि हाँ, इजाफा। पेंशन में इजाफा नहीं हुआ, तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ। अब हुकूमत तो कह रही है कि इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं है कि आपके अखराजात कम हो गए, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है आटा और इन महंगा हो हालात गया, में महंगाई चीनी और महंगी, बढ़ेगी। हाँ। तो इजाफा चाहिए था, महंगाई के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफा किया जाता है। अब आप ये देखिए, पेट्रोल सस्ता हुआ, पेट्रोल सस्ता हुआ तो पेट्रोल मिल नहीं रहा। जब पेट्रोल महंगा होता है तो फौरी दिन उसी दिन से महंगा हो जाता है और हर चीज़ महंगी हो जाती है। अशिया ज़रूरिया जो है वो तमाम महंगी हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाती है, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो जाती तो है। गुड गवर्नेंस तो ये थी कि महंगाई पे काबू किया जाए। अगर इस सूरत हाल में भी हुकूमत अपनी गुड गवर्नेंस दिखाते हुए महंगाई पे काबू कर ले तो मैं कहता हूं कि बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकेगा। एक तो कोरोना का अपना मसला है, उसके मामलात के सारी मईशत जो है तबाह हो चुकी है। नकवी साहब, कोरोना तो अब है ना, अगर बात 3 माह से है, 3 माह से है। फरवरी से स्टार्ट लेकिन मैं तो मौजूदा सूरत हाल की बात कर रहा हूं फरवरी मार्च तब अच्छाई के लॉकडाउन लगा। चांसेस नहीं है फिजा की हुकूमत गुड गवर्नेंस दिखा ही नहीं सकती, क्योंकि जो 1.5 साल पिछला है उसमें भी वो कुछ नहीं कर सकी जब कोरोना नहीं था। अब तो कोरोना भी है, अच्छा, दल भी है और वो मसले तो हैं। अच्छा, बजट की बात करें तो मोटरसाइकिल, रिक्शे ये सस्ते किए हैं, लेकिन डबल कैबिन गाड़ियां जो है वो महंगी कर दी हैं। इसके अलावा जो मोबाइल फ़ोन है मुकामी सतह पर जो तैयार किए जाएंगे उन पे टैक्स की छूट होगी, उनको सस्ता किया गया है। मतलब इंपोर्ट ड्यूटीज़ जितने भी थे, इंपोर्ट करने वाली चीज़ें उनको महंगी कर दी गई हैं। सिगार, सिगरेट जो कि हर तरह बजट में महंगे होते थे, उनको मज़ीद महंगा कर दिया गया। मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आई जो कि वाकई में लगी हो कि हाँ, हुकूमत ने ये गरीबों के लिए इनिशिएटिव लिया है कि ये चीज़ हमने सस्ती की है, क्योंकि इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पब्लिक से है। देखिए, होना तो ये चाहिए कि हुकूमत जो है उसकी पहली प्रायोरिटी जो है वो यही होनी चाहिए कि गरीब लोगों का मुल्क है, तरक्की पजीर लोगों का मुल्क है, गुर्बत से की लकीर से नीचे लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो उनकी फलाह के लिए क्या किया। फलाही तरक्याती बजट हमारा होना चाहिए। लेकिन जितने भी सरकम चांसेस है, 72 सालों में हमेशा हमने खसारे के बजट देखे हैं और वो खसारा पूरा करना हर हुकूमत के लिए मसला बन जाता है और मौजूदा सूरत हाल में तो मज़ीद मुश्किलात बढ़ेंगी। राव शफीक साहब हैं हमारे साथ सादिकाबाद से, तो उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, राव मोहम्मद शफीक सादकाबाद से अर्ज कर रहा हूं। जी सादकाबाद से। जनाब राव साहब, आपको आवाज़ आ रही है तो गुफ्तगू करें। आपका सवाल क्या है, आप चाहते क्या हैं, हुकूमत से क्या चाहते हैं, मौजूदा बजट को कैसे देख रहे हैं और इस बजट में आप सहूलत क्या चाहते थे? क्या इसमें खुशी मिली या गमी मिली? इसमें तो सर हमें गमी मिली है। देखें, हम रिटायर्ड आदमी एयरफोर्स से, और साल के लिए हम पूरा इंतजार करते हैं कि हमारी पेंशन में कुछ न कुछ इजाफा होगा, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 1 रुपए का इजाफा नहीं हुआ। या तो महंगाई कम कर दे, तनख्वाह ना बढ़ाएं, कोई मसला नहीं है, पेंशन ना बढ़ाएं, लेकिन कम से कम महंगाई तो कम करें। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया शफीक साहब। नकवी साहब, वही बात, सबसे बड़ा मसला इस टाइम यही है, सरकारी मुलाजमीन जो है, मैं आवाम से अपील करूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा कॉल कीजिए ताकि हम जो आपकी बात है, आपकी आवाज़ पहुंचा सकें, हाँ, हुकाम बाला तक पहुंचा सकें। तो एक ही मसला बार बार एक ही हमें आ रहा है कि पेंशन में इजाफा नहीं है, तनख्वाहों में इजाफा नहीं है। उनकी बात दुरुस्त है कि पूरा साल इंतजार किया कि तनख्वाह बढ़ेगी। फिजा बात यह है कि देखें, इसका इंतज़ार भी ना किया जाए अगर आप महंगाई पे काबू पालें, अगर मामलात ना बिगड़े, अगर अखराजात ना बढ़े तो पेंशनर अपना गुजारा कर सकता है। लेकिन जब आप महंगाई पे काबू नहीं पा सकते तो फिर ज़ाहिर है पेंशनर भी परेशान होगा, तनख्वाहदार तबका भी परेशान होगा, सफ़ेदपोश लोगों की यही कुल असासा होता है। उनके पास ना बचत होती है, ना उनके पास मुस्तकबिल की प्लानिंग और होती है कि कुछ और वो कर सकते हैं, एक वक्त में एक ही काम कर रहे होते हैं। मोहम्मद सादिक साहब है कराची से हमारे साथ, नकवी साहब उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, सादिक बात कर रहा हूँ। मैं नकवी साहब से सवाल ये करना चाहूँगा कि जो बजट गुज़िश्ता रोज़ पेश किया गया है, इसमें सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें क्यों नहीं बढ़ाई गई, जबकि अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें जो थी वो बगैर किसी चूचना के बढ़ा दी गई। जबकि वज़ीर आज़म साहब का भी जो है, जो उनका 8 लाख का बजट होता था उसमें उनका पूरा नहीं होता था, उनको भी अरकान ने बढ़ाने का कहा गया। तो ये अब सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहें क्यों नहीं बढ़ाई गई, जबकि महंगाई कहाँ तक जा रही है? और ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आप कराची से बाद में बोल रहे हैं, आपकी आवाज़ हमने पहले भी पहुंचा दी और हम गुफ्तगू इसी बात से शुरू की हमने कि तनख्वाहें, जो तनख्वाहदार तबका है, सफ़ेद पोश तबका है, पेंशनर्स हैं, उनकी कुल असासा उनका यही होता है। और जब तक
हुकूमत गुड गवर्नेंस में महंगाई पे काबू नहीं पा सकेगी जब तक इनके मामला सही नहीं होंगे। हर साल थोड़ा बहुत जो इजाफा महंगाई की वजह से किया जाता है, वरना किसी को ज़रूरत नहीं है। अगर महंगाई कंट्रोल में अशियाए ज़रूरियात सस्ती हों तो ये मामला ना बिगड़ें। अब हम यही कहते हैं कि अगर अरकान पार्लियामेंट अपनी तनख्वाहों के लिए तो बात करते हैं, लेकिन वो आवाम के नुमाइंदे हैं, उनको पार्लियामेंट में आवाम की बात भी अच्छा करनी नकवी साहब, वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे की बात आती है, ना अपोजिशन शोर करती है, ना कोई हुकूमती बेंच से शोर करता है। हाँ, एक दो हमारे कैबिनेट मेंबर्स ने शोर किया था कि हम तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन उसको मुतफ़िका तौर पर उस करारदाद को मंजूर कर लिया जाता है और इजाफा कर लिया जाता है। फिजा, हम लोग जो है ना मुफादात के बहुत कायल हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारे अपने मामला जो हैं वो जल्दी से हल हो जाएं, और यहाँ तक भी हम पब्लिक प्लेस में भी ये कहते नज़र आते हैं कि देखिए जी, हमारे मसाइल हल होंगे तो हम किसी के मसाइल हल करेंगे। तो ये सोच नहीं होनी चाहिए। सोच ये होनी चाहिए कि इज्तिमाई कौज़ के लिए क्या कर रहे हैं, आम आदमी के लिए क्या कर रहे हैं, कौम के लिए क्या कर रहे हैं, कौम को बेहतरी की तरफ किस अंदाज में लाया जा सकता है, खुशहाली कैसे मुमकिन होगी। तो जो लोग वोट लेके आते हैं ईवान में, उनकी जिम्मेदारी यही होती है कि वो ये कोशिश करें। अब्दुल सत्तार साहब हैं कराची से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये मैं पाकिस्तान स्टील से रिटायर्ड हूँ जी, तकरीबन मुझे 7 साल पूरे हो गए हैं। सो गवर्नमेंट जो है ग्रेजुएटी, अभी तक मुझे ग्रेजुएटी और मेरी लीव इनकैशमेंट नहीं मिली है। अब मैं तकरीबन 67 साल का हो चुका हूँ। अब आप देखिए कि मैं क्या करूँ। मेरा अगर 7 साल पहले मुझे मिलते तो उस वक्त यहाँ मकान एक 30 लाख का मकान मिलता था, अब वही मकान 1 करोड़ का हो गया है। तो मैं क्या करूं इस 30 लाख को, अभी जो 20 लाख मेरे मिलेंगे मुझे, तो मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा। इसमें कोई मुझे वो इजाफा नहीं दे रहे। तो नंबर 2, पाकिस्तान स्टील से अब देखें इन्होंने पूरे सारे मुलाजिम 9350 मुलाजिम निकालने के ऑर्डर भी कर दिए हैं। गोल्डन शेक हैंड के साथ जी, गोल्डन शेक हैंड नहीं है सर इसमें। अच्छा, मैं आपको ये जी मैं आपको ये शर्तिया कहता हूँ कि उसमें गोल्डन शेक हैंड नहीं है। ये गवर्नमेंट ने ऐलान तो किया है, देखिए गवर्नमेंट जो ऐलान करती है वो करती नहीं है। ये गवर्नमेंट ने मुझे मिलता था ओल्ड एज बेनिफिट्स में 6500 रुपया, ये मुझे मिल रहा है जब से मैं रिटायर्ड हुआ हूँ। लेकिन इस गवर्नमेंट ने क्या किया, बड़ा अच्छा काम किया है कि 2000 बढ़ा दिए, लेकिन 1 महीना मिले, दूसरे महीने मिले 8500 रुपए, 2 महीने मुझे मिले, लेकिन तीसरे महीने फिर वो 6500, 2000 खत्म। ये मेरी नहीं है, लेकिन तमाम ओल्ड एज बेनिफिट जिनको मिल रहा है वो उनके साथ इन्होंने किया है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और ये हमारी जो टीम है पूरी इनकी। फिजा, देखिए हमारे मसला, बहुत शुक्रिया फिजा, हमारे यहाँ मसला ये है कि ग्रेजुएटी जो है वो किसी भी सरकारी मुलाजिम का जो है ना सबसे बड़ा सरमाया होता है। और उसके साथ उसे मजीद पैसे जब मिलते हैं, जो उसने अपनी कटौती कराई होती है उसके साथ डबल होके पैसे मिलते हैं। हाँ। तो वो उसके आखिरी उम्र का असासा होता है। हाँ। अब जैसे ये कह रहे हैं इनका जो मकान था जो लेना चाह रहे थे वो 30 लाख का था, अब वो 1 करोड़ का हो चुका है, यानी रुपए की कीमत में भी फर्क आ चुका है। अगर ग्रेजुएटी अदा नहीं की तो ये बाकायदा जुर्म है, ये बाकायदा लेबर लॉज के तहत जो है एक जुर्म है कि अगर किसी की ग्रेजुएटी कोई अदारा खा जाए या खुर्द-बुर्द कर दें और वो उसको ना दे, उनकी सर्विसेज का असल जो बाद में है असल असासा वो ग्रेजुएटी के पैसे होते हैं और बाकी सर्विसेज के जो चार्ज वो कह रहे हमें नहीं मिला, तो यकीनन ये जुल्म है। हम ईवान बाला से यही दरख्वास्त करेंगे कि ऐसे तमाम अफराद जिनकी ग्रेजुएटी वगैरह जो है सरकारी अदारों में अगर रह गई है तो फिर तो जुल्म है। अगर निजी इदारों से फिर हम क्या तवक्कात व्यवस्था करेंगे अगर सरकारी अदारे इस तरह करेंगे। तो निजी इदारों की तो वो एग्जाम्पल दे रहे हैं हफीज़ शेख साहब कि अगर वहाँ पे ये सूरत हाल है तो तनख्वाहें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। गुफ्तगू के आगाज़ में जो आपने बताया था, हमारे साथ एक और लाइव कॉलर है लाहौर से, नासिर, उनसे बात करती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गया है। हमारे तमाम नाजरीन जो कि पब्लिक की आवाज़ में अपनी आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारे नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि जो बजट पेश किया गया है वो कितना आवाम दोस्त है, बजट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। इसके अलावा हुकूमत से कोई सजेशन हो आपकी या कोई कंप्लेन हो आपकी, वो बताएं। नासिर नकवी साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है, नकवी साहब से हम तज्जिया ले रहे हैं। अच्छा नकवी साहब, मैं देख रही थी तालीम के सेक्टर में, रेलवे के सेक्टर में, तवानाई और बिजली के सेक्टर में, खुराक के सेक्टर में, टिड्डी दल के हवाले से हमने पहले बात की कि उसके लिए, सेहत के शोबे के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए अलग से बजट, मतलब अगर हम बजट की बात करें तो वो अरबों खरबों में बजट है हमारा और मुख्तस कर दिया जाता है जी इतने अरब इस सेक्टर को, इतने अरब इस सेक्टर को, इतने अरब इस सेक्टर को, इतना हमने इकट्ठा करना है, इतना टैक्स हमने इकट्ठा करना है।
स्पीच वो लफ्ज़ों का गोरख धंधा है। और उसके बाद जब बात आती है कि हमने रिकवर क्या किया, हमने कौन से सेक्टर में कितना बजट यूज़ किया, उस पर कोई बात ही नहीं करता कि भाई हमारे फेलियर्स क्या थे, आवाम को वो भी बताएं। तारिक है हमारे साथ लाहौर से, उनसे पहले बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बेटा बात ये है कि मैं इलेक्ट बैंक में था वाइस प्रेसिडेंट। ये जो रूल्स हैं रिटायरमेंट के, वो लास्ट ऑन सैलरी होती है ना, उसके ऊपर बेनिफिट दी जाती है। इन्होंने, मैं रिटायर हुआ 2008 में, इन्होंने हमें 2002 के ऊपर दिए हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स, हमने ग्रेजुएट मुताबिक दिए इन्होंने। हम जीते हैं मुकदमा उस पर, इमन वो मुख्तलिफ तरीकों से ये लोग लिंक आउट करते हैं बाई फाइलिंग अपील्स विद द कोर्ट्स। तो इसमें कोई नहीं हो रहा इसके ऊपर। मैं आपसे तो से ये मैं चांस लेना चाहता हूँ कि काइंडली इसमें बोला जाए हमारे इन चीज के ऊपर भी। सब बैंक्स में ऐसे हुआ है, सब महकमों में ऐसा हुआ है, सब बैंक्स में ऐसा हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तारिक साहब हमारे साथ लाहौर में मौजूद थे। मुझे नकवी साहब उनका कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया क्लियरली कि वो कुछ उनके 2008 में कुछ रिटायरमेंट की उन्होंने बात की है और 2002 से कुछ पैसे देना शुरू किया है, इस तरह से उन्होंने कोई बात की। अगर आपको समझ आई है तो आप इस पर कमेंट करना चाहेंगे। देखिए कोई इबाहम सा है इसमें, हाँ, बात समझ नहीं आई, लेकिन वो जो बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जो मुलाजमीन के अपनी चीज़ें होती हैं जिसमें चीज़ें जो बेनिफिट उनको मिलना चाहिए, हाँ, वो अगर ना मिले वक्त पे, खास तौर पे वक्त पे ना मिले, हाँ, तो उसके मसाइल जो है बढ़ जाते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि हमारे बैंकों के मुलाजमीन, हाँ, के साथ ऐसा ही हो रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो कोरोना वार है इसमें बहुत सी बैंक ब्रांचेस जो है बंद कर दी गई हैं कि वहाँ पे कोई कोरोना के केसेस आ गए तो उन्हें बंद कर दी ताकि उससे फैले ना। तो उसमें एक बैंक, निजी बैंकों में कई ऐसे हैं जो तनख्वाहें नहीं दे रहे मुलाजमीन को। ठीक है, उनको घर बिठा दिया उन्होंने। आसिफ साहब है लाहौर से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आसिफ साहब, आवाज आ रही है आपको? मतलब इतनी ज्यादा डेथ हो रही है तो ये लॉकडाउन का फैसला क्यों नहीं कर रहे? अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। लॉकडाउन के हवाले से बात कर रहे थे। देखिए पंजाब गवर्नमेंट जो है तजवीज़ तो दे रही है, सिंध भी दे रही है। जी फिजा पंजाब गवर्नमेंट ने तजवीज़ दी है, लेकिन अभी उसको मंजूरी नहीं, उन्होंने मशरूत कर दिया था कि वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद उस पर फैसला करेंगे। पंजाब गवर्नमेंट का 2 हफ्ते का लॉकडाउन का फैसला है, सिंध गवर्नमेंट का भी है। इसी तरह से नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक की तरफ हमने जाना है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। रिफ्रेश होने के लिए सिर्फ टैंक, टेस्ट ऐसा कि बस पीते जाओ। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद बोलेंगे। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम पब्लिक का मुद्दा उठा रहे हैं। पब्लिक क्या कहती है, इस बजट से कितने मुतमईन है। नासिर नकवी साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। आप इनसे बात करना चाहते हैं, गवर्नमेंट के इश्यूज़ पर बात करना चाहते हैं, कुछ सजेशन है आपकी। ब्रेक पर जाने से पहले नकवी साहब, हमें बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे थे पेंशनर्स के हवाले से। जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ। जो दिहाड़ीदार तबका है उसकी तो अभी बात ही हमने नहीं की, लेकिन जो तनख्वाहदार तबका है उनकी तनख्वाहों में भी कटौती हो रही है। प्राइवेट सेक्टर के अलग इश्यूज चल रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अलग इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन रिलीफ आवाम को कितना रिलीफ दिया गया है इस बजट में वो हमें नज़र नहीं आ रहा है। कुछ बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर को कितना रिलीफ दिया गया है। बहुत से ऐसे शोबे हैं जैसे सीमेंट पर ड्यूटी ख़त्म की गई है। अच्छा, जो नए जो अपनी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं हमारी मईशत के ग्रो के लिए, उनको उन पे कितने टैक्सेस की छूट दी गई है, वो भी इतना कोई ख़ास हमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। फिजा देखिए, मामला बड़े अजीबोगरीब है कि हम लोग बातें बड़ी करते हैं लेकिन जो हमारा असली अमली मुजाहरा है वो अजीबोगरीब है। हम ज़मीनी हक़ाइक़ पर तवज्जो नहीं देते कि हालात क्या हैं। बात यह है कि गरीब तबके में सिर्फ वो लोग नहीं आते जो दिहाड़ीदार तबका है, गरीब तबके में वो लोग भी आते हैं जो सफ़ेद पोश हैं, जो किसी को बता भी नहीं सकते कि उनको ज़रूरत क्या है। तो वो मामला भी, अब दिहाड़ीदार तबके अपनी जगह, वो बेचारा अपना एहतजाज नहीं बन सकता, लेकिन जो तनख्वाहदार है उनके मामला देखें। हमने जैसे ही प्रोग्राम शुरू किया तो तनख्वाहदार और पेंशनर्स की कॉल्स आनी शुरू हो। और सैयद अमीन साहब है, एक लाइव कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। मैं सिर्फ ये सवाल करता हूँ कि क्लास 4 मुलाजिमीन है जी, उनकी सब्सिडी जिसका घर होते है उसको ये 5,000 7,000 सब्सिडी घर की देते अपने घर के, और
बहुत शुक्रिया अमीर साहब। अमीर साहब कह रहे थे कि जी जाहिर है कि जो छोटा तबका है, जो छोटे ग्रेड वाले हैं, उनकी तनख्वाह में 4 क्लास के शायद वो चाहे हाँ 4 क्लास हाँ। क्लास 4 के जो लोग हैं, अब बात यह है कि मसला तो उन्हीं का है। और मसला क्यों है कि वही बात जिससे हमने आगाज़ किया था प्रोग्राम का, कि अगर हुकूमतें महंगाई पर काबू पा लें तो छोटे लोग जो हैं वो भी गुजारा किसी तरह कर लें। छोटे लोग तब गुजारा करेंगे ना। हम तनख्वाहदार की बात कर रहे हैं तो उसमें जो गवर्नमेंट मुलाजमीन है वो भी आते हैं, जो प्राइवेट मुलाजमीन है वो भी आते हैं। अब प्राइवेटाइज जो अपना कारोबार चला रही हैं, जो अपना पैसा जो है वो मुआशरत के अंदर या पूरे एक मुआशरे के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर वो घूमता है, पैसा तो तभी सबके पास आता है। अगर जमा करके रख लेंगे तो वो एक इंसान के पास रहेगा, लेकिन सरमायादार कभी पैसा नहीं लगाएगा जब तक उसको मुनाफा नहीं लग रहा है। एग्जैक्टली, उनको उसके रिलीफ के लिए क्या किया? दूसरी चीज ये है कि उसका सरमाया महफूज नहीं होगा। तो आप मुआशरे में हुकूमतों की जिम्मेदारी ये होती है कि वो ऐसी हिकमत अमली बनाएं, ऐसी प्लानिंग करें कि लोगों को सहूलत नजर आए और वो सरमायाकारी करें, ना सिर्फ अपने बल्कि बैरून मुल्क से भी सरमाया आए। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए क्या? खालिद है हमारे साथ सादिकाबाद से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं खालिद नबी तहसील सादिकाबाद से बात कर रहा हूँ। जरा प्लीज मुझे 10 सेकंड दें। एक तो नंबर 1 इमरान खान ने इस दफा अवाम बजट पेश किया है। दूसरा कि महंगाई के बारे में हम खुद पेट्रोल, आटा, चीनी, घी, दालें, मेडिसिन ब्लैक करते हैं। अगर कोई चीज नहीं मिलती तो कह रहे नहीं है, अंदर जाके कहते हैं कि ब्लैक में मिल जाएगी। तो 40 साल से कोर्ट से जो है चोरों डाकुओं को रिलीफ दे रही है, तो कौन डरेगा? कौन डरता है अदालत से? गरीब डरता है। नैब चोर को पकड़ती है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट घर में जमानत ले लेती है। खुदा का नाम मानिए, जब किसी को सजा कभी होगी तो फिर ही ये लोग। ठीक, बहुत शुक्रिया खालिद साहब, बहुत शुक्रिया। जो अदालती कार्रवाई है, अगर नैब ठोस शवाहिद दे, उसके बाद जो ओपोनेंट है वो करे। खैर अदालती कार्रवाई पे हम बात नहीं करें, सिर्फ बजट की बात करें। इसमें एक और भी बात है, नहीं ठीक है, उनकी बात अपनी जगह है। वो कहते हैं कि देखिए जखीरा अंदोजों को सजा नहीं मिलेगी, चोरों को, करप्शन करने वालों को सजा नहीं मिलेगी, महंगाई करने वालों को सजा नहीं मिलेगी, तो क्या होगा? लेकिन इसमें हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो पार्लियामेंट से ऐसे कानून नहीं बना रहे, तरमीम नहीं कर रहे कि वो चोर बच ही ना सके, जखीरा अंदोज बच ना सके सजा से। अगर उसको नैब ने पकड़ा, ये किसी छोटी अदालत ने पकड़ा, या किसी और ने पकड़ा, जब उसको सजा हो तो वो बड़ी अदालत तक भी उसकी सजा कायम रहे। तो हमारे यहाँ तरामीम की जरूरत है। जो तरामीम करने वाले भी तो पार्लियामेंट में बैठे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, तो पार्लियामेंटेरियंस के नाम तो खुद आ रहे हैं। इसीलिए तो वो पार्लियामेंट में इंटरेस्ट नहीं लेते। हम पार्लिमानी निज़ाम के लिए, हम जमहूरियत के लिए नारे लगाते हैं। आम पब्लिक समझती है कि हम ईवान से अपना इंसाफ ले लेंगे, हक ले लेंगे, लेकिन जब हम मुंतखब होकर वहाँ चले जाते हैं तो हमें अपने मुफादात, अपनी तनख्वाहों में इजाफे की ज़्यादा फिक्र होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और यही भी पब्लिक की आवाज़ थी कि जो बजट पेश किया गया है वो इमरान खान ने अवाम दोस्त किया है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों की बात जिन्होंने सबसे बेहतरीन बात बोली है, नासिर हमारे साथ लाहौर से, उनसे बात कर लेते हैं पहले। जी अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं बात ही करना चाहता हूँ कि कोई भी हुकूमत जो आई है ना, उसने 50 यूनिटों पे हमेशा जो है ना सब्सिडी रखी है, ठीक है। तो जब ये वज़ीर आज़म साहब तशरीफ लाए तो इन्होंने ये जो सब्सिडी है ना 50 यूनिटों वाली भी, ये भी खत्म कर दी। और जैसे ये बजट तारीख रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया ना, आज तक कभी भी कोई हुकूमत जो है ना, जब से पाकिस्तान बना है तो उन्होंने हमेशा जो है ना सरकारी मुलाजमीन और दूसरे जो मजदूर तबका उनको रिलीफ दी है। तो इन्होंने तो गरीब आदमी का जनाजा निकाल दिया। इसके बारे में इनसे पूछेंगे ये क्या कहते हैं कि मैंने गरीब आदमी को रिलीफ दिया, किस चीज का रिलीफ दिया? अब आप देखें कि हॉस्पिटल जो है उनकी ओपीडी बंद पड़ी हुई है। कभी भी जंगी हालात में भी जो है ना हॉस्पिटल जो है उनकी ओपीडी वगैरह बंद नहीं होती। तो इनसे पूछिए क्या कर रहे हैं, मौत बांट रहे हैं लोगों को। ठीक, बहुत शुक्रिया। लाइव कॉलर नासिर साहब से हमारे साथ। नकवी साहब क्या कहेंगे आप? देखिए बात वो सही कर रहे हैं, उनकी बात में वजन है कि देखिए सेहत, ज़िंदगी हर इंसान का शख्स और की मतलब हक है और हुकूमती जिम्मेदारी है माल और जान की हिफाजत करना। तो अगर जान के लिए रोटी सही ना मिले, सस्ती ना मिले, महंगी हो जाए और खुराक जो है वो महंगी हो जाए और ज़ख़ीरा अंदोज को छुपा लें और मतलब हॉस्पिटल जिंदा रहने के लिए सेहत की जो है सहूलत वो ना मिले तो मामला तो गड़बड़ हो जाते हैं। वो सही कह रहे हैं कि जंगी हालात में भी जो है हॉस्पिटल खुले होते हैं, लेकिन इस वक्त जो कोरोना वार जो चल रही है इस जंग में हम लोग इतने बेबस से हो गए हैं कि हुकूमतें जो हैं उनकी गुड गवर्नेंस का जो दावा था वो ख़त्म हो गया है। तो ईवान बाला से हमारी यही रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है
कि इस तरह आम आवाम की जो सहूलतों के अदारे हैं उनमें ऐसी अपने सहूलतें पैदा कर दें, हिकमत अमली बना लें कि मौजूदा हालात में भी उनको कम अज़ कम सहूलत सेहत के हवाले से तो मिल जाए। लेकिन हालात ये हैं कि कोरोना के डर से लोग जो हैं आउटडोर भी बंद हैं, और जो शख्स वहाँ पहुँच जाए सिर्फ बुखार की हालत में भी, तो डॉक्टर्स जो है वो निजी क्लिनिक में भी उनको इलाज करने को तैयार नहीं है कि बुखार है तुम्हें कोरोना होगा, जल्दी से जाओ, जल्दी जाओ, सरकारी अस्पताल जाओ या किसी सेंटर जाओ। तो ये रवैया हमारा मिन हैसुल कौम भी अच्छा नहीं है, और हुकूमती सतह पर भी इसकी तारीफ किसी हालत में नहीं की जा सकती। अच्छा, हेल्थ सेक्टर पे तो पहले भी बहुत सी बातें हो रही थी कि हमारा हेल्थ सेक्टर जो है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा। पंजाब में हेल्थ सेक्टर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, इस तरह करके कुछ। अब तो पंजाब का बजट जब पीर को पेश होगा तो उस पर बात होगी। अच्छा, वफाकी हुकूमत ने जो मुलाजमीन हैं उनके तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया, ना पेंशन में इजाफा किया। नकवी साहब, आपको लगता है कि पंजाब का बजट जब पेश होगा तो सूबाई सतह पर इजाफा होगा, क्योंकि बहुत तनकीद की जा रही है पंजाब में भी हुकूमत पीटीआई की है, हाँ। तो लिहाजा उम्मीदें ज़्यादा वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब ने यकीन दहानी कराई है कि हम ऐसी कोशिश करेंगे कि हम आवाम की कोई खिदमत कर सकें। अब वो किस हद तक खिदमत कर रहे हैं, दावा उनका कहाँ तक सच्चा होगा वो पीर को पता लग जाएगा। लेकिन चांसेस यही है कि ये खसारे का बजट होगा ये भी, और हालात जो हैं वो ऐसे नहीं हैं कि कोई मराज जो है ये दे सके। अब्दुल शकूर साहब है तो बड़ी बात है। ठीक है, सऊदी अरब से हमारे साथ अब्दुल शकूर साहब, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर, क्या करें कि अल्लाह ताला का कोई गजब आ गया, कोई अल्लाह ताला की नाराजगी आ गई। सऊदीया दुनिया का ताकतवर मुल्क हुआ, इधर लोग भूख से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। हुकूमतें क्या करें कि अल्लाह ताला गड़ी गड़गड़ा कर रोए कि जी अल्लाह ताला की मेहरबानी करे। वल्लाह हम सऊदी अरब में रहते हैं, इतनी बेरोजगार हो गया, लोगों के पास खाने के लिए कोई चीज नहीं की। ये अल्लाह ताला की नाराजगी, और इमरान खान क्या करेगा? दुनिया में महंगाई ने कमर तोड़ दी, जितनी सऊदी अरब में महंगाई है सिस्टर दुनिया की किसी कोने में महंगाई नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल शकूर साहब आपके कॉल का। और ये सिर्फ पाकिस्तान या सऊदी अरब की बात नहीं है, पूरी दुनिया में इस वक्त अगर अमेरिका में खुद ही अपनी बात का जवाब देते कि पूरी दुनिया में जो माशी हालत जो बहुत ख़राब हो गई कोरोना। लेकिन बात वो एक सही कर रहे थे कि गिड़गिड़ा के उसी से मांगे जिसने ज़िंदगी दी है, और जो सबको देता है बिला कोई मतलब इम्तियाज़ देता है, तो उससे मांगे। अपनी ख़ताओं की माफ़ी भी उसी से मांगे जिसने माफ़ करने वाला है, जो दरगुजर करने वाला है, जो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। अल्लाह ताला हमें आपको सबको ख़ास तौर पर नस्ल आदम को जो है जिस मुसीबत में ये हम मुब्तला हैं इससे निजात दिलाए, सेहत और तंदुरुस्ती दे, और दुनिया की रौनकें फिर बहाल हों। हम तो यही चाहेंगे। लेकिन हज़रत इंसान को भी अपने अंदाज बदलने होंगे, अपने रवैये बदलने होंगे। बशीर साहब है हमारे साथ लाहौर से, उनसे बात करते हैं। नसीर साहब जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जनाब, मसला इस तरह कि गल कह रहे थे कि हुकूमत ने कहा कि जी लॉकडाउन की वजह से लोगों के खर्चे कम हो गए। जनाब तुम देखो कि स्कूलों दी फीसां देखो किसी ने कम कीतियां। जनाब को मेडिसिन को बाहर मेडिकल स्टोर तो सस्ती मिलती, दाल माश सस्ती मिल रही, आटा 1000-1100 रुपए का तोड़ा हो गया, सस्ता हो गया। हुकूमत नूं जनाब दसो कि मेहरबानी करो, इस तरह आवाम दे नाल ना करो। यही काम पिछलियां गवर्नमेंटां करदियां आईयां, यही गवर्नमेंट काम कर रही है। नसीर साहब बहुत शुक्रिया, नसीर साहब बहुत शुक्रिया। असीं तुहाडे हम फोन तो पहले भी यही गल कर रहे सां कि अगर महंगाई ते मतलब काबू पा लिया जाए तो बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ ही हमने इसी बात से किया था कि महंगाई अगर ना हो तो लोग बर्दाश्त कर जाएँ। लोग जो हैं बहरान से निपटना जानते हैं और सब्र व तहम्मुल भी जानती है पाकिस्तानी कौम। तो नसीर साहब आपका पैगाम हमने पहुंचा दिया, और आपकी आवाज़ के बाद हम बहुत बुनियादी बातें उन्होंने की हैं। बहुत शुक्रिया नकवी साहब। एक छोटे से ब्रेक की तरफ हमने जाना है। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में खुश आमदीद, और हम इस प्रोग्राम में आपकी आवाज़ को काम बाला तक पहुंचा रहे हैं। टेलीफोन नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको इस बजट में क्या क्या गलतियां नज़र आ रही हैं। कोई सजेशन है आपकी जो आप चाहते हैं कि हुकाम बाला तक, तो आप फ़ोन कीजिए, अपनी आवाज़ हुकाम बाला तक पहुँचाइए। नासिर नकवी साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है। नकवी साहब, अब कुछ ज़राअत के सेक्टर की बात कर लेते हैं कि हम एक ज़रूरी मुल्क हैं। ज़राअत के सेक्टर के हवाले से गवर्नमेंट ने कितना रिलीफ दिया है हमारे किसानों को, जो कि हर साल रोना रोते हैं। अब टिड्डी दल की वजह से नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। बाग जो है वो सारे टिड्डी दल की वजह से सारे फल ख़राब हो गए, फसलें ख़राब हो गई हैं हमारी। देखें,
ज़राई मुल्क है, ज़राअत पे हमें तवज्जो देनी चाहिए और सबसे बड़ा सेक्टर हमारा ज़राअत का है। ज़राअत का है। उसमें हम जितनी सहूलियात पैदा करेंगे हुकूमती सतह पर उतना हमें मुस्बत रिजल्ट मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती से ये है कि कभी खाद महंगी हो जाती है, कभी बारदाना नहीं मिल सकता ज़मींदारों को, कभी कोई और चीज़ हो जाती है, कभी कहीं मामला हो जाते हैं, कभी ये उठाया जाता है कि इन पे टैक्स नहीं, भारी टैक्स लगा दिया जाए। तो ये मामला ऐसे हैं कि एक हिकमत अमली जो है या मनसूबाबंदी जो है वो वाज़े नहीं है। हम ये समझते हैं, यानी मेरे जैसे लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि ज़राअत पे खुसूसी तवज्जो होनी चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मिलनी चाहिए, बिजली और पानी के जो है ज़राए उसमें उनको सहूलत मिलनी चाहिए, मुराद मिलनी चाहिए, उसमें उनको कंसेशन मिलनी चाहिए, ताकि वो ज़्यादा जज्बे के साथ, खुशी के साथ इस काम को आगे बढ़ाएं। ठीक है, अरशद अली साहब हैं हमारे साथ इस्लामाबाद से। नकवी साहब उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे नकवी साहब? मैं नकवी साहब से मैं पूछना चाह रहा हूँ। मैं सबसे पहले मेरे एक दो सवाल हैं, अगर आप मुझे थोड़ा सा मौका जरूर 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 मुख्तसर करके कहेंगे तो ज्यादा लोग शामिल हो जाएंगे। मुख्तसर ही मैं जी 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 जी। मैं अभी सुन रहा था कि तमाम लोग ना सरकारी मुलाजमीन पे यानी तनख्वाहों पे, पेंशनों पे बात कर रहे थे। जी जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 2002 से लेके ना 2019 तक मुसलसल पेंशनें और तनख्वाहें मुसलसल बढ़ती रही जी। इस दफा आपने मुल्क की सूरत हाल भी देखी है। तमाम कारोबार, तमाम होटल, तमाम फैक्ट्रीज, रेलवे, PIA, तमाम हमारे तमाम सियासी मकामात भी बंद पड़े हैं। सारी दुनिया में ऐसे ही है। जी जी। सारे ऐसे। तो हमें गवर्नमेंट के साथ भी अपील करना चाहिए कि उनके पास इतना कुछ नहीं था, लेकिन मुझे याद है कि जनवरी में ये तय हुआ था कैबिनेट में कि हम इस दफा इनकी तकरीबन 50 से 100% तनख्वाहें सरकार की बढ़ेंगी। जनवरी में सर तय हुआ था ये, लेकिन ये इम्प्लीमेंट आगे नहीं हो सका। तो अब ये मैं ये कहूँगा कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें सब्र कर लेना चाहिए। हमें भी हुकूमत ने किया है तो नेक्स्ट टाइम हम ये बढ़ा देंगे। अभी हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं, हमें, मैं कहता हूँ कि एज ए पाकिस्तानी काम करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है, हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि बिल्कुल सही है, हुब्बुल वतनी का मुजाहरा हमारा बुनियादी फ़र्ज़ है, हमें करना चाहिए। लेकिन बात यह है कि जब आपने जनवरी में उनको हौसला दे दिया लोगों को कि आपकी तनख्वाहें बढ़ा दी जाएंगी, तो लोग तवक्कात वाबस्ता कर लेते हैं। अब हालात ख़राब हो गए, पूरी दुनिया के हालात ख़राब हो गए। हम बिल्कुल साथ हैं, हम भी साथ हैं और लोग भी साथ हैं। लेकिन क्यों ये मुतालबा क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि हुकूमत जो है वो महंगाई पे काबू नहीं पा सकी। आप ये देखें, पेट्रोल सस्ता हुआ तो पेट्रोल नापैद हो गया, मिलना बंद हो गया। तो जब ये मसाइल होंगे तो आम लोग जो है फिर हुब्बुल वतनी को भूल जाएंगे, क्योंकि उनको अपनी ज़िंदगियों का मसला बन जाएगा। आटा महंगा हो गया तो उनकी ज़िंदगी का मसला, उन्हें रोटी चाहिए। रोटी महंगी हो गई है कि 10 से 15 रुपये तक की रोटी होगी। आप सोचें, कभी सोचा था ऐसा? हम आप किसी पे भी, किसी की हुब्बुल वतनी पे कोई हमें शक नहीं है, लेकिन मसाइल जो हैं वो इन्हीं वसाइल में रह के हमने पूरे करने हैं। तो हुकूमत को ऐसा करना चाहिए था कि आवाम उनके साथ खड़ी होती और उनको सपोर्ट करती। लेकिन हुकूमत ने जो बजट दिया है वो सिर्फ अल्फाज के जब गोरख धंधा नज़र आएगा, जब अशराफिया को फ़ायदा मिलेगा और गरीब आदमी की बात नहीं की जाएगी तो लोग तनकीद तो करते हैं। तो तनकीद हो रही है। अच्छा, वैसे नकवी साहब, आपकी बात से मेरे माइंड में आया कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया। कैबिनेट ने और इमरान खान साहब ने बहुत सोचा होगा इस पर कि हमारी बहुत ज़्यादा इस पर जो है वो नेगेटिविटी में जाएगा, बहुत से लोग हमारे मुखालिफत में चले जाएंगे, अपोजिशन को एक मौका मिल जाएगा तनकीद करने का। गवर्नमेंट ने भी तो ये फैसला सोच समझ के इसके क्या एक्सपेक्ट होंगे? क्या हो गया, अखबारात भरे पड़े हैं कि IMF ने कहा था कि तनख्वाहों में कटौती करें, पेंशन्स में कटौती करें, दफाई बजट में कटौती करें। ये सब चीज़ें मुमकिन नहीं थी। मोहम्मद रमज़ान है हैदराबाद से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ भाजी कि ये बाजार है यहाँ पर, ऐसा शाही बाजार, यहाँ लॉकडाउन तो 2 दिन का है, लेकिन और बाजारों में लॉकडाउन नहीं है। क्यों? वहाँ पर रिश्वत का बाजार बड़ा गर्म कर रखा है। कोई ठेले वाला है, कोई कलेजी वाला है, कोई बिरयानी वाला, उससे 200-300 रुपये पुलिस वाले आते ले जाते हैं, उनका बेचो आप 2-4 घंटे तक। और देखें रमजान साहब, बात यह है कि इन्हीं बेउसूलियों की वजह से ये कोरोना जो है ना, इसने सर उठाया है। हाँ। और ये फैला है। हमारी गलतियां हैं, हुकूमत का अपना अंदाज है, उसकी हिकमत अमली अपनी जगह है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने तो सबसे पहले लॉकडाउन किया था। अब अगर जो दूसरे फोर्सेज हैं, दूसरे जो अदारे हैं, अगर उनके साथ तावन नहीं करेंगे, अवाम तावन नहीं करेगी, ये तो सबसे पहला हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपनी ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ करें। और ये तो ऐसी बीमारी है कि इसमें अगर हम अपनी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करें तो आपकी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ खुद ब खुद हो
जाएगा। लिहाजा हम लोग भी गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार कर रहे हैं, और जो लोग 4 पैसों के लिए रिश्वत देके अपना दुकानदारी कर रहे हैं वो भी ज्यादती कर रहे हैं। तो इसमें मुआशरे के जो अंदाज है उनको बदलना होगा। जो आगे पहले था कि 2 दिन सिर्फ सैटरडे और संडे, तब आपके कारोबार बंद रहेंगे। अब उन लोगों की वजह से जो कि रिश्वत देते हैं, आप लोगों की वजह से अब अगर पंजाब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन में सख्ती कर दी तो 2 हफ्तों के लिए आप सबके कारोबार बंद हो जाएंगे। तो ये खुदारा सोचिए, सिर्फ अपना नहीं बाकी सब लोगों का भी सोचिए। नकवी साहब, पहले जो हम बात कर रहे थे कि IMF और इन सब लोगों ने बोला है कि तनख्वाहदार और दिफाई बजट कम करने का, लेकिन इसका कोई दूसरा भी तो हल निकल सकता था। देखिए क्या निकल सकता है, देखिए किसी और सेक्टर में पैसे कम कर देते। मतलब नहीं होता यही है, अभी भी होगा। अभी भी जहाँ से तरक्याती फंड में या जहाँ इजाफा किया गया फंड में वो कटौती करेंगे। मोहम्मद जतोई साहब कटौती करके दूसरी जगह इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है, जतोई साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। 11,000 मेरा जी, 11,000 मेरी पेंशन है जी, 11,000 मेरी पेंशन है। तो अभी मैं क्या करूं? बजट में कोई 10% या 15% या 20% अगर बढ़ा लेता तब मैं कुछ तो कुछ हमारा सहारा हो जाता था। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं। 11,000 में अभी लॉकडाउन होता है, घर से बंदा बाहर नहीं निकल सकता। अभी हम क्या कर सकेंगे? जतोई साहब, आपकी ही हम बात कर रहे थे और शुरू से हम बात कर रहे हैं तनख्वाहदार तबके की और पेंशनर्स की। और पेंशनर्स की हम यही बात कर रहे हैं कि IMF ने दबाव डाला तो वो कहते दफाई बजट भी कम करें। हुकूमत ने कोशिश की कि वहाँ नहीं हुआ कम, उसे नहीं, क्योंकि हमारे दुश्मन जो हैं वो सबके सामने हैं। अजली दुश्मन हमारे बिल्कुल साथ खड़ा हुआ है। तो मामला दहशतगर्दी का भी है, तो हम दफाई बजट तो कम नहीं कर सकते थे। लेकिन तनख्वाहों में और पेंशन में जो हुकूमत ने इजाफा नहीं किया, उसे वादा किया था, उसे करना चाहिए था। हम आपकी आवाज़ पहले ही कर रहे हैं क्योंकि आप पब्लिक हैं और हम पब्लिक TV से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि हम पब्लिक की आवाज़ को ईवानों तक। अच्छा, पब्लिक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, स्पेशली जिनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ। ये तो सरकारी मुलाजमीन है। देखिए 11,000 उसने कहा पेंशन है, और उसकी एक उम्र बीत गई, उसके बाद 11,000 उसकी पेंशन है। 11,000 में एक ख़ानदान को चलाया नहीं जा सकता। हमें नहीं पता कि उसके घर के फ़र्द कितने हैं, अफराद कितने हैं, वो 11,000 में किस तरह गुजारा करेगा। तो इसलिए लोगों की तवक्कात होती है। हुकूमत से किसी को ज़ाती लड़ाई नहीं है, ज़ाती लड़ाई किसी को नहीं है, हालात के मुताबिक। रावलपिंडी से हमारे साथ एक और लाइव कॉलर मौजूद है, मोहम्मद नजीब साहब, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी वालेकुम। मैं जनाब नकवी साहब ये गुजारिश करना चाहता हूँ, जी जी बोले कि गवर्नमेंट ने अगर पेंशन नहीं बढ़ाई। आप अपने टेलीफोन का वॉल्यूम प्लीज कम कर दें और अपनी बात जल्दी से कंप्लीट कर दें। अच्छा जी, पेंशन अगर नहीं बढ़ाई तो इतना शोर करने की क्या बात है? कितने परसेंट, 90% या 92% लोग जो हैं वो सरकारी नहीं है। तो जो 10% है उनका इतना शोर कर रहे हैं। जो 90% जिनकी दुकानें भी 2-2, 3-3 दिन बंद रहती हैं, उनके कारोबार पे असर हो गया है। तो मेरे ख्याल में अगर पेंशन नहीं बढ़ाई तो अच्छा किया है जी। चलो ठीक है। देखिए आपकी राय अपनी जगह, लेकिन होता यही है कि जो तनख्वाहदार लोग होते हैं या पेंशनर्स होते हैं, उनकी तवक्कात वाबस्ता होती हैं। आप कारोबार कर रहे हैं, आपके रोज़ के कारोबार में उतार चढ़ाव आता रहता है। आप बर्दाश्त भी कर लेते हैं और आप देख भी लेते हैं कि दूसरे दिन आपका कारोबार बेहतर भी हो जाता है। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारे हालात जो हैं बेहतर करें, दुनिया के हालात बेहतर करें, नस्ल आदम को रौनकें मिलें दुनिया की। लेकिन जब ये रौनकें मिलेंगी तो हम अपने अंदाज फिर बदल लेंगे और हम वो कुछ करेंगे कि हम देखेंगे नहीं, सिर्फ अपने मुफाद में दूसरों को नुकसान पहुंचाने से भी बाज नहीं आते। दूसरों को नुकसान तो पहुंचाना चाहिए भी नहीं है। नाज़रीन, प्रोग्राम का इख्तिताम बिल्कुल लास्ट मिनट चल रहा है और बहुत शुक्रिया आप सब तमाम लोगों का जिन्होंने इस प्रोग्राम में कॉल की और हिस्सा बने। और हुकूमत से एंड यही अपील की जाएगी कि खुदारा जो आवाम के जो मुश्किलात हैं उनको समझें। इमरान खान अगर रियासत मदीना की बात करते हैं तो उनको समझना चाहिए, इज्तिमाई मुफादात की बात करें। अरकान पार्लियामेंट जो कि कैबिनेट में बैठे हैं, अवाम की आवाज़ उठाएं, ना कि सिर्फ अपनी तनख्वाहों में इजाफा कर दें और तब मुतफ़िका तौर पर करारदाद जो है वो मंजूर कर दी जाए। आज के नाज़रीन प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।